नमस्ते बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। जो वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है, जो कि हमने मानव भूगोल की जो सिद्धांत थे उनको 3 भागों में बांटा था। पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो जो वातावरण समायोजन का सिद्धांत है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल का जो तात्पर्य है वो क्या है? पृथ्वी का भूगोल यानी जो पृथ्वी गोल है उसका अध्ययन करना, यानी पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से मानव भूगोल के अंदर हम मानव को केंद्र मान के, पहले पृथ्वी को केंद्र मान के अध्ययन करना वो भूगोल, और मानव भूगोल मानव को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ जितने भी धरातल हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, उन सब का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अतः मानव भूगोल में जो प्राकृतिक तत्व हैं जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि सभी तत्वों का भी मनुष्य की जो कि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है तथा अपनी बुद्धि और कौशल और तकनीक के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन भी करता है। कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित भी करता है। तो इस वातावरण समायोजन के सिद्धांत में हम मनुष्य के द्वारा अनुकूलन अर्थात प्राकृतिक वातावरण के द्वारा के कारकों के साथ अनुकूलन और उन कारकों में परिवर्तन तो रूपांतरण, इन सभी का अध्ययन वातावरण समायोजन कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक तत्व विद्यमान हैं और बहुत सारी विविधताएं विद्यमान हैं। इसी कारण एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग रहता है और मनुष्य को विभिन्नताओं का सामना करना होता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। अतः इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भूभाग की जो परपट्टी है वो अनेक विविधताओं से युक्त है। कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, झील, महासागर, खाड़ियाँ इत्यादि विविधताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार जल और स्थल के वितरण में भी विविधता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज़्यादा है। जलवायु के विभिन्न कारकों, तापमान, वर्षा, पाला, औस, आर्द्रता, वायुदाब आदि का वितरण धरातल पर विषमता युक्त पाया जाता है। तो उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय भाग में उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा का प्रभाव है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र में आपके उच्च तापमान और वर्षा की कमी के कारण वनस्पतिहीन वो क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार जो सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं उनमें रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परिवहन, उद्योग, तकनीकी आदि को भूतल पर अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं सांस्कृतिक तत्वों के अंदर। तो मनुष्य इन विविधताओं और विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र के मनुष्य से अलग होते हैं तथा वह धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। जो वातावरण समायोजन के जो तत्व हैं, मनुष्य को 2 क्रियाओं का अनुसरण करना होता है। एक तो अडप्टेशन जिसको कि अनुकूलन, और एक मॉडिफिकेशन जो कि रूपांतरण। अनुकूलन क्या होता है? मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया अनुकूलन होती है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन होता है। इस प्रक्रिया को भी वातावरण के अनुसार मनुष्य अपने आप को अनुकूलित करता है। इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। तो अनुकूलन और परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके अनुकूलन है, ये परिवर्तन है। किसी भी जीव को अपने वातावरण के साथ अनुसार ढाल लेना अनुकूलन, किसी भी वातावरण में अपने आप को परिवर्तन कर लेना रूपांतरण।
अनुकूलन को भी आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन दो भागों में बांटा गया है। और परिवर्तन को प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। तो प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन का उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं? पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा कृषि करना। पहाड़ी जो ढाल थे उन्हें हम सीढ़ीनुमा खेतों में बदल करके खेती कर सकते हैं। हमने प्राकृतिक जो पहाड़ी ढाल था उसको परिवर्तित कर दिया, उसको रूपांतरित कर दिया। मृदा में खाद डाल के उसको उर्वरक बना लिया। मृदा अगर खाद विहीन है या फिर उसमें उपजाऊपन नहीं है तो हमने क्या किया, उसको खाद डाल के उपजाऊ बना लिया। सिंचाई के साधन अगर विकसित नहीं है तो हमने सिंचाई के साधनों को विकसित कर लिया। तो इस प्रकार से हमने रूपांतरण कर लिया। सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन को हम कैसे ले सकते हैं? भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान इत्यादि में हमने बदलाव किया या इसको परिवर्तित किया। जैसे हम विदेश से यहाँ पर आए जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पर रहने के लिए हमने क्या करा, हिंदी भाषा का अपनी भाषा में परिवर्तित किया, हिंदी भाषा को अपना लिया। संस्कृति, विदेशों में आपकी जो संस्कृति अलग है, पाश्चात्य सभ्यता, और हमने यहाँ जैसे ही वहाँ से यहाँ कोई रहने आया तो उन लोगों ने क्या करा, भारतीय सभ्यता को अपना लिया और उनके रीति रिवाजों को अपना लिया। साथ के साथ उनके खान पान में बदलाव होने लगा और रहन सहन में भी बदलाव होने लगा। वहाँ पर वो ठंडी जलवायु थी तो आपके रूम हीटर्स का उपयोग करते थे। यहाँ पर आपके सर्दी और गर्मी दोनों ही पड़ती है, तो अगर वो गर्मी में रहते हैं तो एसी का उपयोग करेंगे और सर्दी में तो रूम हीटर का उपयोग करेंगे। तो सांस्कृतिक वातावरण में बदलाव हो गया। तो ये दो आपके अनुकूलन और रूपांतरण। अब ये जो आंतरिक अनुकूलन है उसको भी ऐच्छिक और प्राकृतिक दो भागों में बांटा गया है। क्या अनुकूलन हम करते हैं, एक तो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर लेता है और दूसरा प्राकृतिक अनुकूलन जो कि प्रकृति के द्वारा उसमें आता है। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार केवल बोलचाल, खान पान और रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जो आंतरिक अनुकूलन है उसमें हम केवल बोलचाल, रहन सहन, खान पान इत्यादि को बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों पर उसके शारीरिक वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यूरोपीय देशों का जो परिवार है वो भारत के दक्षिणी भाग या अन्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आकर के रहता है तो उसके शरीर का रंग भी धीरे धीरे आपके श्याम वर्ण का या काले रंग में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ से कोई यूरोपीय देशों में जाता है तो उसका जो रंग है वो धीरे धीरे श्वेत होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन कहा जाता है। अब ये जो आंतरिक अनुकूलन है इसके अंतर्गत ऐच्छिक और अनैच्छिक या प्राकृतिक। एक यूरोपीय परिवार जब केरल में बसेगा तो उन्हें प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तु खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा। वो मलयाली भाषा नहीं जानते तो उन्हें मलयालम सीखनी होगी। इसके अतिरिक्त वहाँ की संस्कृति, रहन सहन और खान पान के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो इस प्रकार ये यूरोपीय परिवार केरल में आने के बाद भाषा सीखी, रहन सहन और खान पान के तरीके सीखे। ये ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन है। ये परिवार लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो पीढ़ियों दर उसकी त्वचा में श्याम वर्ण के पिगमेंट्स आ जाएंगे। तो धीरे धीरे उसकी जो त्वचा सफ़ेद थी वो धीरे धीरे आपके सांवली होने लगेगी। तो वो अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन या इसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो मलयाली समाज के रहन सहन, वेशभूषा को अपनाना बाह्य अनुकूलन कहलाता है। मनुष्य द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने पर वहाँ की वेशभूषा के अनुसार अपने आप को बदल लेना मनुष्य का बाह्य अनुकूलन कहलाता है। रूपांतरण प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। यदि शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले मनुष्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूल करने के लिए प्रशीतक
या वातावरण अनुकूलित कमरों एवं गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करते हैं। ये प्रक्रियाएं वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती हैं। अतः अनुकूलन एवं रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। तो समायोजन की जो प्रक्रिया है पृथ्वी के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासी कठोर शीत जलवायु से समायोजन करने हेतु शिकार करना। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ की कठोर जो जलवायु है उसके कारण वहाँ पर समायोजन करने के लिए शिकार करते हैं, क्योंकि वहाँ खाने के लिए अनाज नहीं उग सकता, तो वो लोग वहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों को ही खाद्य पदार्थ में उपयोग में लाते हैं। वहाँ पर मकान बनाने के लिए पत्थर, बजरी और वनस्पति नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के ही मकान बनाते हैं। वहाँ जलाने के लिए ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, सील मछली की चर्बी को जला करके अपने कमरों को गर्म करते हैं। वहाँ कृषि हेतु धरातल का अभाव है, वर्ष भर शीत जलवायु रहती है, अतः वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इस प्रकार शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रादेशिक जलवायु के आधार पर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शक्तियों एवं रुचि के अनुसार वह मनुष्य करता है। तो मनुष्य अनुपजाऊ भूमि में खाद डालकर न केवल अपने ज्ञान के आधार पर उसको उपजाऊ बना लेता है, अपितु उसमें परिवर्तन कर देता है। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों शक्ति के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपके ये मनुष्य वातावरण समायोजन करता है। वातावरण समायोजन में सार्वभौमिकता समानता नहीं होती, बल्कि उसमें स्थानिक वितरण पाया जाता है। मतलब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग होता है, तो वहाँ वातावरण समायोजन भी अलग ही होगा। उदाहरण के तौर पे टुंड्रा क्षेत्र की शीत जलवायु में रहने वाले लोग खाल एवं समूर के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पर शीत जलवायु है, तो अपने आप को ठंडी जलवायु से बचाने के लिए वो लोग क्योंकि वहाँ कपड़ा नहीं है, कपास नहीं होता, तो वो सूती वस्त्र नहीं बना सकते, तो वो लोग क्या करेंगे, खाल के वस्त्र उन्होंने बना लिए, जानवरों की खाल के वस्त्र बना लिए और वही पहनते हैं। जबकि भूमध्य रेखीय कांगो बेसिन की जो पिग्मी जनजातियां हैं वो अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो जनजातियां हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, उष्ण जलवायु है। उष्ण जलवायु है इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए वो लोग अपने जो वस्त्र हैं उनके अर्धनग्न अवस्था में वो रहते हैं, क्योंकि उष्ण जलवायु है, साथ ही वहाँ खेती नहीं होती, तो वो लोग इस कारण उष्ण जलवायु के क्षेत्रों में अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। ऐसा विश्व स्तर पर होने के साथ साथ प्रादेशिक स्तर पर भी मिलता है। जैसे विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में प्रादेशिक विविधता है, उसी प्रकार एक क्षेत्र में जैसे भारत में भी प्रादेशिक विविधता है। कैसे, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म काल में भी ऊनी वस्त्र पहनते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है, जबकि इसी समय आपके दक्षिणी भारत में भीषण गर्मी पड़ती है, तो वो लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण समायोजन के दूसरे पक्ष में मानव समुदाय द्वारा वातावरण को परिवर्तित करने संबंधित क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जैसे शीतकाल में यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में लोग मकानों को गर्म रखते हैं और गर्म रखने के लिए हीटर्स का उपयोग करते हैं। उष्ण प्रदेशों में मकान की बनावट इस प्रकार की होती है, क्योंकि उष्ण प्रदेशों में मिट्टी की आंधी, धूल भरी आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो वो लोग अपने मकान की बनावट ऐसे करते हैं कि उनके घरों में धूल प्रवेश न कर सके। लोगों के पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार पर्वतीय क्षेत्रों में खेती आसानी से नहीं की जा सकती, तो वहाँ पर आपके लोग क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि विकसित कर ली है उन्होंने। स्विट्ज़रलैंड तथा फ्रांस में रहने के लिए इटली से आल्प्स पर्वत के अंदर उन्होंने सुरंगें बना ली हैं, अपना जो परिवहन मार्ग है वो विकसित कर लिया है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर समायोजन में विभिन्न स्थानिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
तो इस प्रकार से एक मनुष्य वातावरण के साथ अपना समायोजन और रूपांतरण दोनों करता है और इसी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। धन्यवाद।